अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं ये एक भाई ऑपरेशन है पैरा एसएफ का, कमांडो का। क्योंकि ये लंबा है तो इसके भाई 3 पार्ट बनाते हैं। तो देखते हैं भाई फर्स्ट पार्ट, और इसका टाइटल है ऑपरेशन सनराइज द रिवेंज ऑफ पैरा एसएफ कमांडो। तो देखते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं भाई वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। जून की इस गर्म दोपहर नई दिल्ली के पालाम एयरबेस पर आज सामान्य से कहीं ज्यादा हलचल हो रही थी। इंडियन आर्मी की पैरा एसएफ के कमांडोज कॉन्गो जाने की तैयारी जो कर रहे थे। दशकों से युद्ध भूमि बना हुआ एक अफ्रीकन देश जहां इन भारतीय कमांडोज को यूएन के पीस कीपिंग मिशन में सर्व करना था। कॉन्गो में चल रहे दुनिया के सबसे महंगे पीस कीपिंग मिशन में लगभग 1/4 ट्रूप्स भारत से आते हैं, और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पैराशूट रेजिमेंट के 100 भारतीय कमांडोज आज कॉन्गो के नॉर्थ किवू प्रोविंस के लिए उड़ान भरने वाले हैं। खनिज और धातुओं से संपन्न कॉन्गो का एक ऐसा इलाका जहां गृह युद्ध के चलते नदियों में बहने वाला पानी भी लाल हो चुका था। भारतीय एसएफ के कमांडोज अपने कॉन्गो मिशन के लिए निकलने ही वाले थे कि तभी असम में स्थित पैरा एसएफ बेस से इन्हें एक कॉल आती है, और अगले 5 मिनट में इनके ऑर्डर्स पूरी तरह बदल चुके होते हैं। इस कॉल के बाद ये कमांडोज यहाँ खड़े एक प्लेन में सवार तो होते हैं, लेकिन अब इनका डेस्टिनेशन कॉन्गो नहीं बल्कि मणिपुर होने वाला था। 77 व्हील्ड वाइपर्स स्क्वाड्रन का C-130J फुल थ्रॉटल मोड में दिल्ली और मणिपुर के बीच 2350 किलोमीटर का सफर तय करना शुरू कर देता है। केवल 5 मिनट में सब कुछ बदल गया था। थोड़ी देर पहले तक हंसी मजाक कर रहे इन कमांडोज की आंखों में अब खून और सांसों में लावा उतर आया था। उस फोन कॉल से मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह एक अलगाववादी हमले में डोगरा रेजिमेंट के 18 फौजी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। 5 जून 2015 की सुबह मणिपुर में डोगरा यूनिट के काफिले को एक साथ 3 अलगाववादी संगठनों द्वारा निशाना बनाया गया था। भारतीय फौजियों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाने के बाद ये बागी बॉर्डर क्रॉस कर म्यांमार के घने जंगलों में घुस गए थे, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। भारतीय ट्रूप्स के ऊपर अटैक करने के बाद म्यांमार के अंदर जाकर छिपना इन आतंकियों के लिए एक रूटीन सा बन गया था, लेकिन इस बार इनसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी। ये भूल गए थे कि 2015 का ये भारत एक नया भारत है। इन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इस बार इंडियन आर्मी उस हाईवे पर बहाए गए खून के एक एक कतरे का गिन गिन के हिसाब लेगी। प्रतिशोध की ज्वाला में दहक रही भारतीय फौज इस बार एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देगी जिससे दुश्मन की आत्मा कांप उठेगी। एक ऑपरेशन जिसके बाद बंदूक उठाना तो दूर की बात, पूरे नॉर्थ ईस्ट में कोई भारतीय फौजियों की तरफ आंख तक नहीं उठा पाएगा। मणिपुर स्थित अपने बेस पर बैठे 35 वर्षीय लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा एक क्षण के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही वो ऐसा करने की कोशिश करते, उनके कानों में वही 3 शब्द बार बार गूंजने लगते, वो 3 शब्द जो थोड़ी देर पहले उन्हें अपने रेडियो पर सुनाई दिए थे। 18 फौजी शहीद, 18 फौजी शहीद।
मणिपुर की राजधानी से कोई 100 किलोमीटर दूर जंगल के बीच से गुजर रहे इस हाईवे की हवा में आज की सुबह एक दिल दहला देने वाली गंध भरी हुई थी। गंध जो बुरी तरह जल चुके 18 भारतीय जवानों के पार्थिव शरीरों से आ रही थी। डोगरा रेजिमेंट के फौजी एक ऑपरेशनल ड्यूटी पूरी कर वापस अपने बेस को लौट रहे थे और ठीक इसी समय चंदेल जिले के इस हाईवे पर हथियारबंद अलगाववादी घात लगाकर बैठे हुए थे। सुबह के ठीक 8:30 बजे एम्बुश लोकेशन पर पहुंचते ही इस डोगरा काफिले में शामिल ट्रक्स के ऊपर एक सरप्राइज अटैक कर दिया जाता है। अटैक जो बहुत ज्यादा तीव्र होने के साथ साथ अत्यंत क्रूर भी था। घटना के बाद इकट्ठा की गई जानकारी के अनुसार इस निर्मम अटैक के पीछे राज्य में सक्रिय 3 अलगाववादी संगठनों का हाथ था। संगठन जिनके नाम थे NSC-NK, KCP और KYKL। इन संगठनों द्वारा जिस डोगरा यूनिट को निशाना बनाया गया था वो मणिपुर में अपना 3 वर्षीय कार्यकाल पूरा कर चुकी थी और अटैक के समय इस यूनिट का हर जवान अपने परिवार से मिलने के लिए एक एक दिन गिन गिन कर काट रहा था। और यही बात लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उनको एक क्षण के लिए भी आराम से बैठने नहीं दे रही थी। अपने पूरे फौजी करियर में उन्होंने अलगाववादियों द्वारा किया गया इतने बड़े स्तर का अटैक पहले कभी नहीं देखा था। लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा एक पैरा एसएफ यूनिट के सेकंड इन कमांड थे और इस हमले के लिए जिम्मेदार अलगाववादी संगठन उन्हें बहुत अच्छे से जानते थे। वो जानते थे कि लेफ्टिनेंट कर्नल कैसा दिखता है, उनके साथ क्या क्या कर चुका है और अगर अपनी पे आ जाए तो क्या क्या कर सकता है। आर्मी ज्वाइन करे लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा को 15 साल हो चुके थे और इसमें से ज्यादातर समय उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी जंगलों में उग्रवादियों का शिकार करते हुए बिताया था। लाइन ऑफ ड्यूटी में असामान्य साहस का परिचय देने के लिए उनकी छाती पर अनेकों मेडल सजे हुए थे, जिनमें से एक शौर्य चक्र भी था जो उन्हें 2004 में अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन करने के लिए दिया गया था। मणिपुर अटैक से ठीक 10 साल पहले उस समय कैप्टन रहे ऑस्कर डेल्टा की कमांड में पोस्टेड एक युवा फौजी, एक रंगरूट जो उनको बहुत प्यारा था, उनके दिल के बहुत करीब था, अलगाववादियों के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गया था। ऑस्कर डेल्टा इस घटना से इतने ज्यादा आहत हुए थे कि उन्होंने 24 घंटों के अंदर अंदर अपने फौजी की मृत्यु का बदला लेने की प्रतिज्ञा कर डाली थी। बस फिर क्या था, वो क्रैक कमांडोज की एक टीम बनाते हैं और 24 घंटे पूरे होने से बहुत पहले ही इस हमले के लिए जिम्मेदार 11 में से 8 अलगाववादियों को एक एक करके ऊपर भेज देते हैं। यही कारण था कि लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा अलगाववादियों की मोस्ट वांटेड सूची में सबसे ऊपर चल रहे थे। मणिपुर में एक्टिव PLA और UNLF जैसे संगठनों ने तो उनके ऊपर जिंदा या मुर्दा इनाम भी घोषित किया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी अपने कंधे पर राइफल टांगे भारतीय फौज का यह कमांडो नॉर्थ ईस्ट की सड़कों के ऊपर बिल्कुल अकेले पेट्रोलिंग किया करता था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि अपनी इस बहादुरी की लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा को कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी थी। उनके ऊपर घोषित इनाम के चलते उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ रहा था। 10 साल पहले उनके परिवार को एक क्लासिफाइड लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया गया था और तब से लेकर आज तक उनका पुश्तैनी घर बंद पड़ा हुआ था। लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा जानते थे कि मणिपुर अटैक की जवाबी कार्रवाई के लिए उनसे संपर्क अवश्य किया जाएगा, क्योंकि बात जब नॉर्थ ईस्ट में अलगाववादियों को ढूंढने की आती थी तो उनकी पैरा एसएफ यूनिट का कोई सानी नहीं था। इसीलिए पूरी तैयारी के साथ वो ऊपर से ऑर्डर्स आने का इंतजार करने लगते हैं और जल्द ही वो ऑर्डर्स आ भी जाते हैं। कुछ बड़ा होने वाला है, तैयार रहिए, आर्मी चीफ आ रहे हैं। उधर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बांग्लादेश दौरे पर जाने की तैयारी कर रहे थे। एनएस से अजीत डोवल को भी उनके साथ जाना था, लेकिन ऐन मौके पर वो अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं। आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह को यूके के दौरे पर निकलना था, लेकिन वो भी अपना ये टूर पोस्टपोन कर चुके थे। साफ था कि कुछ बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा होने वाला है। 5 जून 2015 की शाम जनरल दलबीर सिंह दिल्ली से इम्फाल के लिए निकल जाते हैं, जहां 3 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत उन्हें पूरी सिचुएशन के ऊपर ब्रीफ करते हैं। ये एक अल्ट्रा हाई लेवल की ब्रीफिंग थी जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा और उनके सीईओ के अलावा बस कुछ चुनिंदा ऑफिसर्स को ही शामिल किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल रावत आर्मी चीफ को बताते हैं कि मणिपुर के हमलावर बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं और इस समय विदेशी धरती पर छिपे हुए हैं, लेकिन उनके भारतीय कमांडोज की पहुंच से दूर नहीं है। ये कहते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रावत एक बोर्ड पर लगे मैप के ऊपर घुसपैठियों के कैंप्स की लोकेशंस को मार्क कर देते हैं, एक मैप जो मणिपुर, नागालैंड और म्यांमार के इलाके दर्शा रहा था।
कोर कमांडर रावत से शुरुआती प्लान सुनने के बाद आर्मी चीफ दलबीर सिंह यहां मौजूद ऑफिसर से कहते हैं, जेंटलमैन, हमारे इस ऑपरेशन को खुद पीएम ने अप्रूव किया है और रक्षा मंत्री से व्यक्तिगत रूप से सुपरवाइज करेंगे। इस बार हमारे पास सरकार की फुल सपोर्ट और फुल बैकिंग है। ये सुनते ही लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा के चेहरे पर एक मुस्कान सी आ जाती है और ये टॉप सीक्रेट मीटिंग खत्म होते होते साफ हो जाता है कि अगले 72 घंटों के भीतर उनके अंदर दहक रही प्रतिशोध की ज्वाला शांत हो जाएगी। पैरा एसएफ को बॉर्डर क्रॉस कर म्यांमार के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक्स करने की अनुमति दे दी गई थी। स्ट्राइक्स जिन्हें दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार समय आने पर पूरी दुनिया के सामने स्वीकार भी करने वाली थी। यहाँ मौजूद ऑफिसर्स को सुसमाचार देते हुए आर्मी चीफ दलबीर सिंह आगे कहते हैं, जेंटलमैन, इन सर्जिकल स्ट्राइक्स को 7 जून की सुबह एग्जीक्यूट किया जाएगा एंड दिस मिशन विल बी कॉल्ड ऑपरेशन सनराइज। इस ऑपरेशन के तहत पैरा एसएफ के कमांडोज म्यांमार के अंदर दो मुखी धावा बोलने वाले थे। नागालैंड और मणिपुर से पैरा एसएफ की 2 टीम्स को म्यांमार के जंगलों में घुस वहां मौजूद अलगाववादी और उनके कैंप्स का संपूर्ण विनाश करना था। मैक्सिमम डैमेज के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा के स्क्वाड को उन कैंप्स को हिट करना था जहां अलगाववादी सबसे ज्यादा संख्या में छिपे हुए थे। ब्रीफिंग के तुरंत बाद ही लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ऐसे कैंप्स को सेलेक्ट करने में लग जाते हैं जहां उनके अनुसार इस समय अलगाववादी खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे और सैकड़ों सैटेलाइट इमेजेस और कम्युनिकेशंस को खंगालने के बाद ऑस्कर डेल्टा म्यांमार के जंगल में स्थित ऐसे 3 कैंप्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। अलगाववादियों से भरे इन कैंप्स के ऊपर डेल्टा के स्क्वाड को मणिपुर से अटैक लॉन्च करना था और ठीक इसी समय नागालैंड में पोस्टेड एक पैरा एसएफ स्क्वाड को भी बॉर्डर पार जा पहले से सेलेक्ट किए गए कैंप के ऊपर धावा बोलना था। नागालैंड वाले स्क्वाड के लिए तो अपने टारगेट कैंप तक पहुंचना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन मणिपुर में बैठे लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आन खड़ी हुई थी, समस्या जिसका नाम था दूरी। म्यांमार में स्थित ये कैंप जंगल के बहुत ज्यादा भीतर थे और इनके ऊपर केवल 2 दिनों में मणिपुर से स्ट्राइक करना काफी ज्यादा कठिन साबित हो सकता था। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा जानते थे कि ऑपरेशन की सफलता को सुनिश्चित करने का उनके सामने केवल एक ही मार्ग है, डी-डे की तारीख को पोस्टपोन करना। उनके आकलन के अनुसार कैंप्स की दूरी को ध्यान में रखते हुए उन्हें और ज्यादा समय की आवश्यकता थी। इसके अलावा वो एक और प्रॉब्लम से भी जूझ रहे थे। 5 जून के दिन मणिपुर में पैरा एसएफ के मात्र 40 कमांडोज ही मौजूद थे। यही कारण था कि यूएन पीस कीपिंग पर जाने के लिए पालामेर बेस पर खड़े उन 100 कमांडोज को कोंगो की जगह मणिपुर आने का आदेश दे दिया गया था, लेकिन ये कमांडोज 6 जून की सुबह होने से पहले यहाँ नहीं पहुंच सकते थे। इस मिशन को स्मूथली मैनेज करने के लिए कोर कमांडर बिपिन रावत अपने हेडक्वार्टर्स को नागालैंड के दीमापुर से इम्फाल शिफ्ट करवा लेते हैं। इस समय तक लेफ्टिनेंट जनरल रावत इंडियन आर्मी में एक लेजेंड का दर्जा प्राप्त कर चुके थे और एक लेजेंड को अपने बीच देख कमांडोज का मनोबल काफी ऊपर चला गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा द्वारा सेलेक्ट किए गए तीनों कैंप्स एक दूसरे के साथ बने हुए थे और इंटेलिजेंस इनपुट्स के अनुसार इन कैंप्स में इस समय लगभग 100 अलगाववादी मौजूद थे, जिसका मतलब ये था कि केवल 40 कमांडोज के साथ इस मिशन को अंजाम देना संभव तो था, लेकिन साथ ही थोड़ा सा खतरनाक भी। इसीलिए 5 जून को आधी रात के बाद लॉन्च की तारीख को 2 दिन और आगे बढ़ा दिया जाता है। ऑपरेशन सनराइज को अब 7 की जगह 9 जून के दिन लॉन्च किया जाना था। 2 दिन और मिलने का मतलब था कि अपने टारगेट्स तक पहुंचने के लिए भारतीय कमांडोज के पास अब पर्याप्त समय था। इसीलिए चैन की कुछ सांस लेने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा अपने कमांडोज को कुछ घंटे सोने का आदेश देते हुए कहते हैं, कमांडोज, पता नहीं इसके बाद फिर कब ठीक से सोने को मिलेगा, इसीलिए थोड़ी देर के लिए सब सो जाओ और हाँ, कोई गपशप नहीं और मोबाइल पे कोई चैटिंग वैटिंग भी नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे थे, हमने भाई पार्ट 1 देखा है, तो ये कि भाई ये ऑपरेशन जब पूरा करेंगे तो भाई एक बार ना मज़ा आ जाएगा। लेकिन ये है कि अगर देखा जाए तो भाई, क्योंकि अब स्टार में जब वो भाई हमने देखा था जो हमला हुआ था ना भाई, वो थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल, उस वक्त काफ़ी पहले उनका प्लान था कांगो जाने का। कांगो में भी जाहिर बात है कि उधर भी ऑपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, वहाँ पे जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, तो उस हवाले से उनको जब ये इतला मिली, ये एक तो बहुत बैड न्यूज़ है, ये एक रियलिटी के ऊपर ये उन्होंने बनाई हुई है, बिल्कुल जो एक गुजरी है। जाहिर बात है इतने बड़े हमले में जिस तरह जवानों का जो है ना वो शहीद होना, ये एक बहुत मायने रखता है।
बिल्कुल भाई, आप कंटिन्यू रखें मैंने ना। ठीक रखता है, लेकिन देखा जाए तो कांगो भी एक बहुत खतरनाक इलाका है, क्योंकि उधर भी एक हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उधर भी एक जंगलात भी काफ़ी पाए जाते हैं, और भाई उधर ये अफ्रीकन काफ़ी होते हैं और उनको हैंडल करना काफ़ी, ये इधर मतलब कि पाकिस्तान और इंडिया की जो आर्मी है ना, यही आई थिंक उनको हैंडल कर पाती है, और किसी को मतलब कि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि गोरे इधर आते नहीं, उनमें वो इधर ना रिस्क नहीं लेते, तो यही बेचारे उधर जाकर मतलब कि काफ़ी इधर वाक़ये भी हो चुके हैं, उधर उन अफ्रीका कंट्री में पाकिस्तान पर भी हमला हुआ, इंडियन भी उधर आई थिंक आर्मी है, कंफर्म मुझे नहीं पता, लेकिन देखा जाए तो शहादत ठीक है, ये एक होती मतलब कि आप ज्वाइन करते हैं आप शहादत के लिए, हाँ जी, लेकिन ये एक बिल्कुल, अपने बहुत मुल्क के लिए कुर्बानी देनी है। मुश्किल काम होता है, मतलब कि ये अपने मुल्क के लिए लड़ना और जाना ऑपरेशनों पर, ये इनका बिल्कुल एक बहुत जिगरे का काम होता है। बिल्कुल भाई, 5 जून 2015 में ये जब वाक़या आया था तो पूरा इंडिया भाई एकदम खामोश हो गया था। ऐसे ही लग रहा था कि जैसे भाई कुछ बड़ा ही हो गया। बड़ी ज़ाहिर सी बात है कि भाई इतने जवानों का शहीद होना, 15 शहीद क्यों? हुए थे तो काफी एक मतलब कि चुका देने वाली न्यूज़ थी, लेकिन बिल्कुल। उन्होंने शहादत पाई, वो भी ठीक बात है, लेकिन जब आगे देखते हैं कि आगे मतलब कि बदला कैसे लेते हैं और कैसे उनको मैनेज करते हैं, क्योंकि बिल्कुल काफी भाई, अब मुश्किल देखा है। जाए तो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी बांग्लादेश जाना था, उन्होंने भी कैंसिल कर दिया था। बिपिन रावत जाहिर साहब बात भी आ है, गए जब थे और अजय कुछ देवगन बड़ा साहब करना हो भी- तो वो फिर सारों की जो है ना हाँ, वो वो, इकट्ठे होकर इकट्ठे देख होते लें कि हैं। अब सनराइज एक ऑपरेशन का नाम भी बहुत अच्छा था, लेकिन अब काफ़ी अच्छे की तरफ जा रहा है ऑपरेशन। अब जब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट तो पता चलेगा कि नेक्स्ट क्या होता है। अगर वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।